जातिगत गणना हो, आर्थिक आंकड़े जारी हो और संख्या के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू हो। 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए बताओ? यस। सवाल सबसे बड़ा सबके मन में घूम रहा है ईवीएम को लेके। आप चाहते हो ईवीएम से चुनाव हो? हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो? आप चाहते हो बैलेट पेपर से चुनाव हो? जो लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो वो दोनों हाथ खड़ा कर लें। उठा के रखो, ऊपर ही दिखने चाहिए मुझे कौन कौन चाहता है। ठीक है, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि सरकारी मशीन ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। ये मांग रखी थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या आप चाहते हो जातिगत गणना हो? एनआरसी का आंदोलन हुआ, जो जिस पार्टी को वोट दे दे के आपने ताकत दे के शीर्ष पे बिठाया, वो सब चादर ओढ़ के अपने अपने घरों में बैठ गए। अकेला चंद्रशेखर आजाद जमा मस्जिद की सीढ़ियों पे चला गया अपने साथियों के साथ और कहा कि इस देश में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, इस देश को एनआरसी से बचाने का काम करेंगे। इस प्रदेश में गरीबों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिल पा रहा है क्या? जोर से बताओ। क्या कौशाम्बी की बेटी को स्वाभिमान सम्मान का जीवन न्याय मिला है क्या? क्या कौशाम्बी की बेटी को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? क्या उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ये जो मांग मैं आपके सामने रख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करना। सरकारी स्कूल ये सरकार बंद कर रही है। बस्ती है और इस बस्ती मंडल में सिद्धार्थनगर भी आता है। सिद्धार्थनगर यानी के महामानव भगवान बुद्ध की धरती। भगवान बुद्ध की धरती के इस मंडल में आज मुझे आपके बीच आने का मौका मिला और ऐसा नहीं कि मैं यहां पहली बार आया हूं। इससे पहले भी मैं कई बार यहां आया। नगर पंचायत के चुनाव में आया था, बस्ती नगर में, कप्तानगंज में। गोरखपुर जब मैं चुनाव लड़ा तो गोरखपुर भी यहां बस्ती के साथी पहुंचे थे। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज लोकसभा में जब हम लड़े तो भी बस्ती के लोगों ने बहुत मदद की थी, इस मंडल के लोगों ने। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुखों का कारण है और कारण का निवारण। उन्होंने ये भी कहा है कि अपने दुखों से मुक्ति के लिए हमें स्वयं ही प्रयास करने पड़ेंगे। यानी कि जिसका दुख है उसी को प्रयास करना पड़ेगा उन दुखों से मुक्ति के लिए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बैठो बैठो, तकलीफ सहना सीखो। जब तक तकलीफ सहना नहीं सीखोगे तब तक दूसरे की तकलीफ का एहसास नहीं होगा और जब तक दूसरों की तकलीफ का एहसास नहीं होगा तब तक आपका जीवन सफल नहीं होगा। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीने को ही जीवन माना जाता है। मानवता के कल्याण के लिए जिसने भी संघर्ष किया है उसी को समाज ने मान सम्मान देने का काम किया है। प्यारे साथियों,
अपनी बात को रखने से पहले मैं दुनिया में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, संत कबीर जी, गुरु नानक देव, भगवान वाल्मीकि, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, करोड़ों गरीबों, शोषितों, महिलाओं के मुक्तिदाता, संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामस्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, सर छोटू राम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, संत राम बीए प्रजापति, बाबू शिवदयाल चौरसिया, बर्मानंद लोधी जी, मान्यवर साहब श्री काशीराम, मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां अहिल्याबाई होलकर, मां फातिमा सेठ, मां सावित्रीबाई फूले, मां रमाबाई और मां फूलन देवी के चरणों में भी नमन करता हूं। प्यारे साथियों, आज इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में जब मुझे आने का मौका मिला है, मेरे कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको आज के हालातों से वाकिफ कराऊं। आज के हालात ये हैं कि देश में 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन दिया जा रहा है, यानी कि 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और हमारी आबादी लगभग 140 करोड़ के आसपास है, यानी कि 60% लोग इस देश में गरीब हैं। 75 साल की आजादी के समय के बाद जहां हमारे बराबर में चाइना एक ही समय पे आगे बढ़ा और भी कई देश एक ही समय पे आजादी प्राप्त करने के बाद आगे बढ़े, हमारी सरकारें कहती हैं कि हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश बनना है और पड़ोसी देश 25 ट्रिलियन इकोनॉमी के देश बन गए हैं। हमें शर्म आनी चाहिए हमारी सरकारों को कि जिस देश की 60% आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हो, जो देश भूखमरी में दूसरों देश की अपेक्षा 100वें पायदान से ऊपर हो, जिस देश में आज भी लाखों लोग भीख मांग के अपना जीवन यापन करते हों, जिस देश में एनसीआरबी के डाटे के रिगार्डिंग जो एनसीआरबी का डेटा कहता है लाखों महिलाओं पे हत्या, रेप, बलात्कार और डायन कह के या नीची जाति की कह के उनके साथ हिंसा की जाती हो, जिस देश में महिलाओं के साथ साथ रोज लोगों की हत्या होती हो, उस देश में जहां तमाम पार्टियां ये कहती हैं कि एक ही धर्म के लोग, एक ही जाति के लोग, एक ही वर्ग के लोग प्रबुद्ध हैं, वहां हम और हमारी पार्टी के लोग ये मानते हैं कि मेहनतकश किसान का मेरा लोग, खेती किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले, हक वंचित समाज के लोग वो प्रबुद्ध जन हैं जो इस देश की जिनका खून इस देश की बिल्डिंगों में शामिल है,
जो किसानी करके अन्न उगाते हैं, जो मेहनत मजदूरी करके सड़कें बनाते हैं, जो इस देश का पेट भरने का काम करते हैं, जिनके कंधों पे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, जिस समाज से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज बने हैं, वो समाज प्रबुद्ध जन है। इसलिए हमने मनुवादी मानसिकता के खिलाफ हक वंचित समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को प्रबुद्ध जन समाज बनाने का, और जो बनावा प्रबुद्ध जन समाज है, उनको अपने साथ जोड़ के काम देकर इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निकले हैं। ये हमारा 8वां सम्मेलन है। हमने ये सहारनपुर से शुरू किया था, फिर मेरठ के हापुड़ में, फिर गाजीपुर में, फिर आगरा में, 5वां सम्मेलन लखनऊ में, जिसने सबकी नींद उड़ा दी, 6ठा झांसी में, 7वां कल कानपुर में, और आज 8वां बस्ती में मुझे आने का मौका मिला। इसके बाद अभी 10 सम्मेलन और बाकी हैं। आप मेरी बात को याद रखना। अगर आज आपने मेरी बात पे गौर किया और आपने मेरी बात पे पहरा दिया, मेरी बात पे साथ खड़े हो गए और इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, मैं वचन देके कहता हूं कि 2027 में ऐसा इनकलाब आएगा कि धरती चीर के जो है ये किसान, नौजवान, हक वंचित बहुजन समाज के लोग राजकाज अपने हाथ में लेने का काम करेंगे। और जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, आप मेरा बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि आप अगर नहीं बैठ पा रहे हो तो बाहर चले जाओ, लेकिन आप ना जाने क्यों किसी उलझन में या लापरवाही में इस तरह का काम कर रहे हो कि सभी लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो रही है। आप रास्ता बना दो, बहुत सारे लोग गर्मी में बेचैन हैं, आप रास्ता दे दोगे तो वो आराम से बाहर चले जाएंगे और फिर बाहर बैठकर ही मेरी बात को सुन लें। प्यारे साथियों, हमने प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए कई मांगे अपनी रखी हैं और आज आपके सामने भी दोहराऊंगा, और आप उनमें अपना समर्थन, और अगर आप उनसे सहमत नहीं हो तो उस बात को जरूर मुझे बताना। हमने प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए ये मांग रखी थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या आप चाहते हो जातिगत गणना हो? सिर्फ जातिगत गणना नहीं होनी चाहिए, जातिगत गणना के साथ साथ आर्थिक आंकड़े भी जारी होने चाहिए। कैसे? किसके पास जमीन है, किसके पास घर है, किसके पास 2 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 4 पहियों की गाड़ी है, किसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, किसके पास ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है, बस है, हवाई जहाज है, किसके पास नौकरी है, किसके पास कंपनी है, किसके पास उद्योग है, किसके पास इंडस्ट्री है, और कौन भूख से लड़ रहा है, कौन रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में प्लान करके अपना पसीना बहा रहा है। मैं बस्ती के लोगों, अभी दुबई गया था। दुबई जब मैं गया था तो दुबई में मुझे बस्ती के बहुत सारे लोग मिले। वो वहां मालिक नहीं है, लेकिन वो 50 डिग्री टेम्परेचर में, जिस डिग्री टेम्परेचर में आप निकल भी नहीं सकते मेरे लोगों, उस 50 डिग्री टेम्परेचर में, और जिसे हम लू कहते हैं यहां गर्म हवाओं में, वो उस गर्म हवाओं में उस दुबई को दुबई बनाने का काम करते हैं। 35 लाख से ज्यादा मजदूर जो वहां रहते हैं वो भारत के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, झारखंड के हैं, बिहार के हैं,
उत्तराखंड के हैं और वही लोग हैं जिनके खून पसीने से वो बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, जिनको देख के दुनिया ये कहती है कि दुबई ने बड़ी तरक्की की। प्यारे साथियों, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, उनकी आबादी 80 लाख के करीब है। 35 लाख मजदूर भारत से जाके उस दुबई को दुबई बनाने का काम कर रहे हैं। जो लोग भारत से जाके दुबई को दुबई बना सकते हैं, वो भारत को दुबई से बड़ा क्यों नहीं बना सकते? आप सोचिए। क्योंकि वहां श्रम का सम्मान है और यहां धर्म का सम्मान है, यहां कर्म का सम्मान भी नहीं। मुझे बड़ी जिम्मेदारी से कहना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण लोग इस मंच पर बैठे हैं। वहां श्रम का सम्मान है और हमारे देश में धर्म का सम्मान है, जाति का सम्मान है, कर्म का सम्मान नहीं है। इसका उदाहरण मैंने बहुत बार देखा और हमारे महापुरुषों ने भी बताया। यहां बराबर में इसी मंडल में संत कबीर नगर जिला आता है। संत कबीर नगर, कबीरदास जी ने कहा था, कबीर खड़ा बाजार में दिया लुकोटी, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकोटी हाथ, जो घर जरावे अपना चले हमारे साथ। आप इस बात की गंभीरता को समझना मेरे लोगों। कबीरदास जी ने कहा था कि जिसके अंदर अपना घर जलाने की हिम्मत हो, वो हमारे साथ चले इस व्यवस्था से लड़ने के लिए। मैं आज आपको कह रहा हूं, बस्ती में अगर आप समाज से कुछ छीनना चाहते हो तो रास्ता खुला हुआ, अपने घर जाओ। और अगर समाज को कुछ देना चाहते हो, प्रदेश को, इस गरीबों को देना चाहते हो, उनके आंसू पूछना चाहते हो, इन पे जुल्म रोकना चाहते हो, इनमें प्यार पैदा करना चाहते हो, तो मेरे साथ इस आंदोलन में आके संघर्ष करो। आप याद रखना, ये आंदोलन फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का बिस्तर है। इस पर चलना तलवार की धार पे चलने जैसा है, बंदूकों के सामने खड़े होने जैसा है, गरम आग के ऊपर पैर रखने जैसा। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने ही नहीं देते। आप याद करके देखो, साहब ने बात कही और मैं इस बात को आज आपके सामने मजबूती से रखूंगा। साहब ने यह भी कहा, अगर मिशन का काम करने जाओगे तो 3 चीजों का ध्यान रखना। अपमान भी होगा, आरोप भी लगेंगे और नुकसान भी होगा। क्योंकि जिस समाज को आप समझाने निकले हो, ये दलित, पिछड़ा, मुसलमान, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, आदिवासी परिवार, इनके बीच में जाकर इनको समझाने का प्रयास करोगे, इनकी आदत सुधारने का काम करोगे, तो ये उल्टा हो सकता है, आपके साथ ही लड़ पड़े। समझने की कोशिश करो साथियों, दुश्मन बड़ा चालाक है। वो जानता है कि लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन, जिसका वोट होगा उसका राज होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। लेकिन उसने षड्यंत्र करके लोकतंत्र को धनतंत्र में बदल दिया। पैसे वाले लोग ही ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक बनते हैं। आप देखो, गरीब का बेटा नहीं बन सकता। इसलिए आपको मुझे समझना होगा कि लोकतंत्र में भी जनता के साथ ठगी क्यों हो रही है, जनता की बात क्यों नहीं माने जा रही है। हर कोई जनता को आगे सपने दिखा के निकल जाता है और कोई इससे सवाल भी नहीं कर सकता। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब को हम लोग आज याद करते हुए, जैसा उन्होंने कहा था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, तो इस आंदोलन में हमने पाया क्या, खोया क्या, इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन आप बताओ, आपको याद है इसी जून के महीने में मैं जेल गया था 2017 में, और कितने दिन जेल रहा था, याद है नहीं याद है? कितने दिन?
16 महीने कितने दिन? कितने दिन? 16 महीने 10/6 की एक कोठरी मैंने जेल काटने का काम किया। पैर फैलाता था तो दीवार में अड़ जाते थे। वहीं खाना, वहीं सोना, वहीं पढ़ना, वहीं बाथरूम, टॉयलेट, उसी 10/6 में। मैं हर रोज ये सोचता था कि जिस दिन इस काल कोठरी से बाहर निकलूंगा तो भविष्य में किसी मेरे भाई के साथ ऐसा अन्याय ना हो, इस लड़ाई को लड़ने का काम करूं। मैंने जेल में निर्दोष लोगों को देखा कि सत्ता के इशारे पे किस तरह गरीबों को जेल में ठूसते गया, अभी कोई सुनने वाला नहीं। मैंने लोगों को मरते देखा जेल में। मैंने इस सिस्टम को करीब से देखा। फिर जब मैं जेल से बाहर आया, आंदोलन में चला आया, फिर दिल्ली में गुरु घर तोड़ दिया गया, 5 लाख लोग इकट्ठा हुए, 96 लोगों को फिर जेल जाना पड़ा। 2 महीने से ज्यादा फिर मैं जेल में रहा, देश की सबसे बड़ी जेल में, तिहाड़ में। फिर एनआरसी का आंदोलन हुआ। जिस पार्टी को वोट दे दे के आपने ताकत दे के सिर पे बिठाया, वो सब चादर ओढ़ के अपने अपने घरों में बैठ गए। अकेला चंद्रशेखर आजाद जमा मस्जिद की सीढ़ियों पर चला गया अपने साथियों के साथ और कहा कि इस देश में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, इस देश को एनआरसी से बचाने का काम करेंगे। जब मैं दिल्ली में बंद था, जब मुझे गिरफ्तार किया गया, जितनी मेरी शरीर में हड्डियां नहीं, उससे ज्यादा लाठियां मुझे पीटा गया। कोई हड्डी मेरी ऐसी होगी जिस पर लाठी, मेरे पैरों के नाखून खींच लिए गए, मेरे दांत तोड़ दिए गए, मेरी रीढ़ की हड्डी में 4 जगह गैप कर दिया गया। इन सब चीजों से निपटा मैं। और आपको भी बता रहा हूं कि जो ईमानदारी से लड़ता है, कुदरत उसके साथ होती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरी बात क्या है, उससे भी बात नहीं बनी। डरा नहीं, दबा नहीं, झुका नहीं, रुका नहीं, तो 4 गोलियां चल गई। एक गोली यहां लगी, फिर भी महापुरुषों के आशीर्वाद से, माओ बहनों के आशीर्वाद प्यार से, आप भाइयों के सहयोग से फिर बच गए। अब उनको ये पता लग गया कि ये मरने वाला नहीं, इसका जन्म मरने के लिए नहीं हुआ है, इसका जन्म कुछ करने के लिए हुआ है। और ये इसको रोकना आसान नहीं है, इसको किसी तरह से डिस्टर्ब करते रहो, परेशान करते रहो। उनको ये नहीं पता, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि चंद्रशेखर, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता उसका दुनिया में आना जाना खराब होता है। आज मैं आपको अपना लक्ष्य बता देना चाहता हूं। किसी का लक्ष्य होता है कि इसको प्रधानमंत्री बनना है, किसी का लक्ष्य होता है उसको मुख्यमंत्री बनना है, किसी का सांसद विधायक मंत्री बनना, किसी का IAS IPS बनना। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि जब तक इस देश में समानता नहीं आती, जब तक इस देश के गरीब भूखे समाज को मान सम्मान का जीवन नहीं मिलता, जब तक इस देश में गरीब वर्ग पे और इस देश की महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुकता, यानी कि जब तक संविधान का राज पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होता, यानी कि जब तक इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बनता, समता मूलक समाज नहीं बनता, जब तक इस देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से समानता नहीं आती, जब तक इस देश के गरीबों को स्वाभिमान, सम्मान का और इज्जत का जीवन नहीं मिलता, तब तक चंद्रशेखर आजाद मरेगा नहीं। मेरी बात को अभी याद। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है स्वाभिमान सम्मान से जीना।
बड़ी बात यह है, स्वाभिमान सम्मान से आप आज मुझे बताओ, क्या इस प्रदेश में गरीबों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिल पा रहा है क्या? जोर से बताओ, क्या कौशाम्बी की बेटी को स्वाभिमान सम्मान का जीवन न्याय मिला है क्या? क्या कौशाम्बी की बेटी को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? क्या उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अभी जब आप यहां से निकलोगे तो देखना, सागर में मध्य प्रदेश में एक लड़के को कुल्हाड़ी से काट काट के मार दिया 6 लोगों ने। उसके परिवार ने अंतिम संस्कार नहीं किया। अभी मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने एक वीडियो जारी की है कि जब तक भाई चंद्रशेखर आजाद नहीं आएंगे हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, चाहे 1 महीना बीत जाए। प्यारे साथियों, मुझे वहां होना चाहिए था उस परिवार के पास, लेकिन मैं सोचता हूं कि एक आदमी जो नहीं रहा उसकी लड़ाई तो हमें लड़नी है। लेकिन जो जीवित लोग हैं उनकी लड़ाई भी हमें लड़नी है। इसलिए मैं आज वहां नहीं गया। अभी मैं कुछ देर बाद वहां के अधिकारियों से बात करूंगा और अगर उस परिवार की मांग नहीं मानी गई तो मैं मध्य प्रदेश सागर जाऊंगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूं इस मंच के माध्यम से। प्यारे साथियों, मैं ये चाहता हूं कि जातिगत गणना हो, आर्थिक आंकड़े जारी हो और संख्या के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू हो। 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए बताओ? यस। धन धरती राजपाट में सही तरह से बंटवारा हो, हर गरीब के घर तक घर पहुंचे, खेती योग्य जमीन पहुंचे, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिले, तमाम तरह से सरकारी योजना का लाभ सिर्फ कागजों तक ना रहे, उसका लाभ गरीबों तक भी पहुंचे। अब आप मेरी बात पर गौर करना, प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी, माइनॉरिटी को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हाँ, इस सरकार से पूर्व की सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में रिजर्वेशन को रोक दिया था, जिससे हमारे बहुत सारे कर्मचारियों का डिमोशन हुआ और बहुत सारे कर्मचारियों को खून के आंसू बहाने पड़े। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन हम लोग लागू कराने का काम करेंगे, इस बात को मेरी याद रखना। साथ साथ ठेकेदारी प्रथा खत्म करके, जो सीवर में लोग मरते हैं, जो कंपनियों में ठेकों पे काम करते हैं, सरकारी विभागों में ठेकों पे काम करते हैं, जिस तरह से निजीकरण करके सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, तो हम लोग ठेका प्रथा बिल्कुल बंद करेंगे और सरकारी पक्की नौकरी लोगों को देने का काम करेंगे। बैकलॉग, जितना बैकलॉग खाली है उस बैकलॉग को भरने का काम करेंगे। साथ साथ पुरानी पेंशन का जो मामला चल रहा है, उस पुरानी पेंशन के मामले को भी सॉर्ट आउट करेंगे, पुरानी पेंशन भी लोगों को दिलाने का काम करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक सवाल सबसे बड़ा सबके मन में घूम रहा है ईवीएम को लेके। आप चाहते हो ईवीएम से चुनाव हो? हाँ कह रहे हो, क्या कह रहे हो? आप चाहते हो बैलेट पेपर से चुनाव हो? जो लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, वो दोनों हाथ खर्च कर लें, उठा के रखो, ऊपर ही दिखने चाहिए मुझे कौन कौन चाहता है। ठीक है, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि सरकारी मशीन ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। साथियों, मैंने पार्लियामेंट में निजी क्षेत्रों में आरक्षण के बिल के लिए भी बात रखी थी कि 98% प्राइवेट सेक्टर में भी
निजी क्षेत्रों में आरक्षण होना चाहिए। और हमारे बड़े सीनियर हीरा लाल जी कहीं बैठे होंगे, उन्होंने कल मेरे सामने एक मांग रखी थी कि भाई चंद्रशेखर जी, समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए। अगर प्राइवेट में भी कोई किससे काम लेता है तो वेतन उतना ही मिलना चाहिए जितना सरकारी में मिलता है। मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि इस बार पार्लियामेंट चलेगी, मैं इस विषय को जोर शोर से उठाने का काम करूंगा कि समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए। 8 घंटे काम के लिए अगर सरकार 1000 रुपए देती है, मजदूरों को भी 1000 रुपए मिलने चाहिए। इस मांग को मैं उठाने का काम करूंगा। प्यारे साथियों, साथ साथ ये पुलिस के भाई बड़े परेशान, देखो पसीने पसीने हो गए हमारे चौधरी साहब दिनेश चंद जी। इनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता, सब इनसे नाराज रहते हैं, झगड़ते रहते हैं नेता इनको। कई जगह तो अभी पुलिस को पीट दिया, थाने में घुस के, कहीं चेकिंग में गए वहां पीट दिया। इनकी समस्या को समझना पड़ेगा। पुलिस की समस्या क्या है? क्या पुलिस अपराधी है या पुलिस जनता को पीटना चाहती? नहीं। देखो समझो, जब आप मुझे तंग करोगे तो मैं क्या करूंगा? गुस्सा हो जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा। जैसे मैंने आपको बैठने को, आप नहीं बैठे तो मुझे पीड़ा हुई कि आप मेरी बात को मानते नहीं। तो पुलिस जनता की विरोधी नहीं। इनको ड्यूटी कितनी करनी पड़ती है? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, कोई पूछने वाला नहीं। रोटी मिली या नहीं मिली है, पानी मिला नहीं मिला है, कपड़े मिले नहीं मिले, वर्दी वही है नहीं वही है, और कुछ इनको मिला नहीं मिला, सोने को मिला नहीं मिला, खाने को मिला नहीं मिला, बैठने को मिला, कोई नहीं पूछने वाला। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में, जबकि इन्होंने मुझे कई बार जेल भेजा पकड़ पकड़ के, फिर भी मैंने पार्लियामेंट में इनके लिए आवाज उठाई कि इनकी 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। नौकरी अपनी जगह, लेकिन अपने परिवार से मिलकर उनके बीच में रहने का अधिकार इनका भी है। इनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। बताओ, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? और मेरा बस चले तो मैं इनको 2 छुट्टी दे दूं। सप्ताह में इनको 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। बॉर्डर स्कीम खत्म होनी चाहिए बराबर के जिले में और बराबर के जिले में, जिससे कि छुट्टी वाले दिन अपने घर पहुंच जाएं, अपने बच्चों में अपनी माँ, अपनी बहन, अपने। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, कैसा है दोस्तों? आप लोग बताना कमेंट करके। दोस्तों, सभी लोग सपोर्ट करते रहिए, सभी लोग जुड़िए चंद्रशेखर भैया के साथ, सभी लोग मदद करिए, सभी लोग एक हो जाइए। एकता बना के रखोगे दोस्तों, तभी आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों का भविष्य जो है बहुत खतरे में है। क्योंकि आप लोगों ने वीडियो तो देखा होगा, जो 5000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं, उसमें गरीब का बच्चा दोस्तों आगे नहीं पढ़ पाएगा। अगर स्कूल बंद हो जाएंगे, वो इसीलिए बंद हो रहे हैं कि उनमें कम बच्चे हैं, इसीलिए सरकार कह रही है कि स्कूल जो हैं बंद कर दिए जाएंगे। अब इससे क्या होगा दोस्तों, जो छोटे छोटे गांव हैं जिनमें कम बच्चे हैं, जिनमें कम आबादी है, जहां पे वहां पर के बच्चे जो है अनपढ़ रह जाएंगे। इससे क्या होगा, गरीबी हमारे देश में दोस्तों बन जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस पर आप लोग आवाज़ जब उठाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। चुप रहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, वीडियो कहाँ कौन कौन देख रहा है दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या मैंने सही कहा या गलत कहा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।